Hello. Good afternoon. Good evening, actually. Good evening. Sorry, ma'am. Good evening. क्या हाल है? कैसे हो सब? ठीक है मैम. All good? ठीक है मैम, आप बताइए कैसी हैं? बस बढ़िया, आप लोगों की दुआ. चलो, let's start. Just a second, हाँ? 1 minute. टेस्ट कैसा रहा सबका? प्रीवियस टेस्ट जो हुआ था ठीक था? मैम हम लोग को 2 चैप्टर बोला गया था, आ गया था 4 चैप्टर. मैम बताइए हाँ कैसे मैम. थे? और उसमें भी तब तो मैम बहुत बुरा एनसीईआरटी का तो हुआ. बेइज्जती हो गया मैम. एक भी क्वेश्चन नहीं सही था में एक भी उससे. क्वेश्चन नहीं था, पता नहीं कहाँ से दिया था. वही तो. क्वेश्चन नहीं था, एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन नहीं था. नहीं एक मैम. भी क्वेश्चन नहीं था मैम, मैम पता नहीं कहाँ से दिया था. लॉजिकल मैम था मैम. 1-2 होगा बस, उससे ज्यादा एक भी नहीं. कोई बात नहीं. This was just a practice test. Just एक प्रैक्टिस के लिए भी तो कम से कम देना चाहिए. प्रैक्टिस टेस्ट ऐसा ही होता है और हार्ड होता है, पता नहीं क्यों. पहली बार पता चला. चलो कोई नहीं. आगे से टेस्ट आई वोंट प्रॉमिस कि ज्यादा इजी होगा. इजियर होगा ऐसा कुछ प्रॉमिस नहीं कर रहे क्योंकि पेपर अभी फिलहाल हम नहीं सेट कर रहे हैं. आई डोंट नो, बट लेट्स सी कैसा होता है. ओके मैम इजी नहीं तो कम से कम थोड़ा नॉर्मल तो होना चाहिए ना मैम पेपर. ठीक है. हम सर से इस बारे में जरूर बात करेंगे कि क्वेश्चंस बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए. ठीक है. हाँ मैम. पता नहीं कौशिक कैसे ले आया, शायद वो बहुत ज्यादा ही पढ़ता होगा. तुम लोग भी बहुत ज्यादा पढ़ना स्टार्ट करो. चलो लेट्स स्टार्ट. वील स्टार्ट विद क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, है ना? मैम हम लोग तो मियोसिस 1 तक खत्म किए थे ना, और फिर मियोसिस 2. मियोसिस 2 सिमिलर पैटर्न पे था और मियोसिस तो कर ही चुके हैं. जितना समझने का था जो यहाँ पे काम आएगा वो अभी समझ ले, वो समझ चुके हैं. ठीक है. वी कंटिन्यू विद क्रोमोसोमल थ्योरी और फिर उसके बाद देखते हैं जो कुछ भी बचेगा पढ़ने का तो वो भी पढ़ लेंगे साथ के साथ. ठीक है. ठीक है मैम. ओके. Okay, who gave the chromosomal theory of inheritance? Walter Sutton and Theodore Boveri. Boveri and Sutton. Okay, fine. चलो ठीक है. Okay, name the 3 scientists who rediscovered Mendel's work in 1900. मैम कार्ल कॉरेंस और ह्यूगो डी राइस. हाँ ह्यूगो डी राइस और एरिक वॉन शर्मा. एरिक वॉन शर्मा. करेक्ट. ठीक है. Okay, so let's begin. तो हम लोगों को पता है कि whatever Mendel was saying was correct. Mendel जो कुछ भी बोल रहे थे वो सही था, but उनके पास कोई proof नहीं था. He could not prove his experiments, and later on 3 scientists, Carl Correns, Hugo de Vries and Sharma, इन तीनों ने मिलकर के मेंडल के काम को इंडिपेंडेंटली एक्सपेरिमेंट्स को दोबारा से किया and his experiments were proved correct. Okay. Meanwhile, there was a scientist. There were 2 scientists actually, Sutton and Boveri. Okay, Walter Sutton and Theodore Boveri.
जिन्होंने 1902 में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए. By 1902 माइक्रोस्कोप came into existence. माइक्रोस्कोप के बारे में पता चल चुका था. So these two scientists, they did some experiments and they found out that meiosis के समय में जब सेल डिवीजन होता है या फिर माइटोसिस होता है या फिर मियोसिस होता है. सेल डिवीजन आर ऑफ टू टाइप. एक होता है मियोसिस, दूसरा होता है माइटोसिस. तो इन दोनों ने माइक्रोस्कोप पे देखा कि चाहे मियोसिस हो या फिर माइटोसिस हो, G1 फेज के बाद जो फेज आता है S फेज, उसमें क्रोमोसोम का डबलिंग हो रहा है. There is a structure which is getting doubled in the S phase. That is the synthesis phase. अब synthesis phase के बाद क्या हो रहा है? Synthesis phase के बाद G2 आता है, तो G2 में क्रोमोसोम is doubled. डबल क्रोमोसोम हो चुका है इस फेज में. G2 के बाद जब हम मियोसिस में एंटर करते हैं या माइटोसिस में एंटर करते हैं M फेज में, तो we see that the chromosomes that have formed, the chromosomes that have doubled, they get separated at the anaphase. Anaphase पे उन chromosomes का separation होता है और जो chromosomes है वो दो daughter cells में equally divide हो जाते हैं. ठीक है. So this was seen by Sutton and Boveri in the year 1902. Walter Sutton and Theodore Boveri. इन्होंने क्या देखा कि there is a structure called as the chromosome. Chromosomes are colored bodies. Okay, chromosomes are colored bodies. Colored structures होते हैं जिन्हें बाहर से स्टेन करने की जरूरत नहीं होती हमें. Chromosomes are colored bodies और chromosomes जो है क्या हो रहा है chromosomes के पास getting doubled at the S phase, dividing into two equal halves, during M phase. ठीक है. ये दो चीज देखने को मिला while Sutton and Boveri were looking under the microscope. माइक्रोस्कोप में जब देख रहे थे तो ये दोनों ऑब्जर्वेशन देखने को मिला. ठीक है. तो ऑब्वियसली इससे पता चल रहा है कि क्रोमोसोम का डबलिंग हो रहा है एंड द क्रोमोसोम्स आर गेटिंग डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स व्हिच शो दैट द क्रोमोसोम्स आर मूविंग. क्रोमोसोमल मूवमेंट शो करता है. ठीक है. इससे पता चलता है हमें कि क्रोमोसोम्स आर मूविंग बिकॉज़ दे आर गेटिंग सेपरेटेड इनटू टू डॉटर सेल्स. क्रोमोसोम्स है वो डबल हो गया. अब जो क्रोमोसोम है दे आर गेटिंग डिवाइडेड इनटू टू इक्वल डॉटर सेल्स. आधा क्रोमोसोम एक डॉटर सेल में जाता है, बाकी का आधा क्रोमोसोम एक डॉटर सेल में जाता है. टेलोफेज में होता है वो ना. हाँ, एक्चुअल में जो दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है वो टीलोफेज में हो रहा है. तो टीलोफेज में हो रहा है. टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस होता है जब साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होता है. सो दिस इज हैपनिंग and the chromosomes are getting separated and getting divided due to the chromosomal movement. क्रोमोसोम के मूवमेंट की वजह से होता है. मेटाफेजिक स्टेज में या फिर मेटाफेज में कहां पे क्रोमोसोमल लाइन रहता है तो इक्वेटोरियल प्लेट पे सारा क्रोमोसोम रहता है. फिर जैसे ही एनाफेज आता है ये क्रोमोसोम स्प्लिट होता है और दो एंड्स पे खिंचा चला जाता है. ठीक है. तो दो एंड्स पे क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो रहा है. तो वी नो दैट द क्रोमोसोम्स आर शोइंग मूवमेंट. ठीक है. तो ये देखने को मिला था थियोडोर बोवेरी को और वॉल्टर सटन को. ठीक है. ये माइक्रोस्कोप पे ये देखने को मिला था कि द क्रोमोसोम्स आर गेटिंग doubled at a stage and the chromosomes are getting divided into two equal halves in M phase. M phase में दो equal half में division हो रहा है chromosomes का. ठीक है.
Now based on everything that they saw, जो कुछ भी उन लोगों को दिखा, उसके बेसिस पे उन्होंने क्या कहा? They said that the movement of chromosomes is parallel to the movement of genes, parallel to the movement of genes. क्रोमोसोम्स का मूवमेंट जीन्स के पैरेलल क्यों होगा? क्योंकि क्रोमोसोम्स जो है वो जीन्स जो है वो क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है. ओके, नाउ इफ आई से दैट द मूवमेंट ऑफ माय हैंड इज पैरेलल टू मी, अगर हम मूव कर रहे हैं तो साथ साथ मेरा हाथ भी मूव कर रहा है. इफ आई एम मूविंग फॉरवर्ड, माय हैंड इज मूविंग फॉरवर्ड. इफ आई एम मूविंग बैकवर्ड, माय हैंड इज मूविंग बैकवर्ड. तो अगर हम ये बोले कि माय हैंड इज मूविंग पैरेलल टू मी, जहां जहां जा रहे हैं पीछे आ जा रहा है हाथ मेरा, तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज द हैंड इज अटैच्ड टू मी, द हैंड इज प्रेजेंट ऑन माय बॉडी. ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हुआ था? मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज पैरेलल टू द मूवमेंट ऑफ जीन्स. मूवमेंट, हाँ बोलो. अच्छा, ओके. तो मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम जीन्स के पैरेलल क्यों है भाई? क्योंकि क्रोमोसोम्स जो है, मैम क्रोमोसोम के अंदर ही जीन होता है ना, इसीलिए शायद जैसे क्रोमोसोम के अंदर ही जीन होता है. क्रोमोसोम के अंदर ही जीन्स प्रेजेंट है. ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर ही मल्टीपल जीन्स प्रेजेंट है. ठीक है, तो क्रोमोसोम के अंदर ही जीन्स प्रेजेंट है. तो जैसे हम जहां भी जाएंगे मेरा हाथ साथ में आएगा. ऐसा नहीं कि हाथ को उधर छोड़ करके हम कहीं और चले जाएं. I can't do that. I have to take my body along with me. Why? Because it is a part of me. Similarly, क्रोमोसोम का मूवमेंट जो है वो जीन्स के मूवमेंट के पैरेलल क्यों है? क्योंकि जीन्स जो है वो क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है. तो ये जब क्रोमोसोम का स्प्लिटिंग हो जाएगा, लेट्स से एनाफेज पे ये जब क्रोमोसोम स्प्लिट हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? इस आर्म पे जो जीन्स है वो इसके साथ आ जाएंगे और इस आर्म बी पे जो जीन्स है वो इधर आर्म बी पर रह जाएंगे. ठीक है, सो ये आप क्या बोली मैम? दोहराइए ना इसको फिर से, आप क्या बोली इस पार्ट के जीन? देखो, इस क्रोमोसोम का दो आर्म है, दो सिस्टर क्रोमैटिड से बना है ये क्रोमोसोम. कुछ जीन्स जो है वो आर्म ए पर प्रेजेंट है, कुछ जीन्स जो है वो आर्म बी पर प्रेजेंट है. ठीक है, ओके, वेट अ सेकंड. लेट्स से देयर इज अ जीन. ये जीन नजर आ रहा है, रेड कलर, रेड बैंड. ठीक है मैम, तो ये क्रोमोसोम है. ठीक है, अब ये जीन इस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है. इस क्रोमोसोम के एक सिस्टर क्रोमैटिड पे ये जीन प्रेजेंट है. तो जब इन हैंड्स का मूवमेंट होगा तो ऐसा तो नहीं ना कि ये बैंड खुल करके अपने आप इसमें आकर के सेपरेट हो जाएगा. ऐसा तो नहीं होगा. दिस जीन विल गो विद दिस क्रोमोसोम एंड दिस जीन हियर जो कि इनविजिबल है, ये जीन जो है ये इस क्रोमोसोम के साथ मूव करेगा. ठीक है, तो द जीन्स आर मूविंग अलोंग विद द क्रोमोसोम. ये ऐसे जीन्स, क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ये क्रोमोसोम प्रेजेंट है, टू सिस्टर क्रोमैटिड्स मेकिंग अ क्रोमोसोम. एक पे जीन विजिबल है, यहाँ पे जीन विजिबल नहीं है. एनाफेज पे जब सेपरेशन होगा, तो ये सिस्टर क्रोमैटिड जो है इस पॉइंट पर अलग होंगी. ठीक है, ये इस पॉइंट पर अलग होंगी. इस सिस्टर क्रोमैटिड के पास जो भी जीन है वो इसके साथ जाएगा और इस सिस्टर क्रोमैटिड पे जो भी जीन है वो इसके साथ जाएगा. ठीक है, तो आर्म ए पे जो भी जीन है वो आर्म ए के साथ डिवाइड होगा और आर्म बी के पास जो भी जीन्स है वो आर्म बी के साथ चला जाएगा. ठीक है, समझ में आ रहा है ये बात? ओके मैम और मैं बोल रही थी ना कि ये अलील भी साथ में ही पैरेलली जाता होगा. अलील्स भी डिवाइड होता है. अलील्स भी डिवाइड होता है जैसे जीन्स नहीं का. मैम, मैं बोल रही थी कि पैरेलल जो आप बोल रही हो ना कि पैरेलल आपने अलील का मूवमेंट भी वही होता है क्योंकि और डीएनए का भी. किसका? और डीएनए
डीएनए का मूवमेंट भी पैरेलल होता है। हाँ, जीन्स के अंदर, जब भी जीन्स बोल रहे हैं तब जीन्स के अंदर जो कुछ भी है, ठीक है, बट जीन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द डीएनए ना। हाँ, क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए, डीएनए के ऊपर डीएनए के अंदर जीन्स होता है, डीएनए के अंदर जीन्स होता है। सो इफ द जीन्स आर मूविंग द डीएनए इज, यस, अगर जब डिवीजन हो रहा है तो डीएनए का भी डिवीजन होता है, डीएनए का भी डिवीजन होता है। बट यहाँ पे अभी फोकस करो जीन और क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है। पर हाँ, ऑब्वियसली डीएनए का भी डिवीजन होगा, डीएनए भी इक्वली डिवाइड होगा। इस आर्म पे जो कुछ भी डीएनए है दैट विल मूव विद दिस आर्म, इस आर्म पे जो भी डीएनए है दैट विल मूव विद दिस आर्म, ठीक है, ये तो होगा ही। This movement will be parallel, ठीक है। ओके मैम। सभी को समझ में आ रहा है ना ये? Yes, ma'am. ओके, नाउ व्हाट, मैं कौशिक अगर कुछ बोल रहे हो तो आवाज नहीं आ रही आपकी। तो मेंडल ने क्या किया था, मेंडल जस्ट सेड दैट देयर इज समथिंग, ऐसा कुछ तो है जो कि पेरेंट से प्रोजेनी में पास ऑन हो रहा है, ऐसा कुछ है। तो ही कॉल्ड इट एज फैक्टर। मेंडल ने कहा कि ऐसा एक फैक्टर है जो पेरेंट से प्रोजेनी में पास ऑन हो रहा है, ओके। बट ही डिडंट गिव इट अ नेम, ही डिडंट से कि वो जीन है, वो अलील है, या क्या है, या क्रोमोसोम है। ही डिडंट गिव इट एनी नेम। Now it was for the first time that Sutton and Boveri they gave it a name. Okay, they realized, उन्होंने देखा कि chromosome, it is actually the chromosome that is move, that is doubling, एक स्टेज में डबल हो रहा है और आगे के स्टेज में डिवाइड होकर के दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है, दो डॉटर सेल्स में बढ़ जा रहा है। Okay, so I'm rubbing this part. मैम उस वक्त तो ये तो नहीं पता होगा ना कि माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है। माइटोसिस मियोसिस क्या होता है? सेल डिवीजन पता था कि सेल का डिवीजन हो रहा है, डॉटर सेल्स के डिवीजन को देखा जा रहा था, माइक्रोस्कोप इन्वेंट हो चुका था, डॉटर सेल्स के डिवीजन को देखा जा रहा था। एग्जैक्टली कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, मियोसिस, माइटोसिस में डिवीजन नहीं हुआ था, पर सेल डिवीजन हो रहा है ये पता था, ठीक है। अच्छा, तो पहली बार क्रोमोसोम ये मेंडल ही डिस्कवर्ड किए थे। पहली बार क्रोमोसोम मेंडल डिस्कवर नहीं किए थे, नहीं, मेंडल कहाँ से डिस्कवर किया था? ओके, सो आई एम ड्रॉइंग क्रोमोसोम्स हियर, ठीक है, यहाँ पे 4 क्रोमोसोम ड्रॉ करना है। मैम तो ये लोग सिर्फ क्रोमोसोम का डिवीजन को डिस्कवर्ड किए थे। क्रोमोसोमल मूवमेंट, दीक्षा। मूवमेंट। हाँ, क्रोमोसोम के मूवमेंट को, और ये डिस्कवर किए थे कि द मूवमेंट इज ऑफ क्रोमोसोम इज पैरेलल टू दैट ऑफ द मूवमेंट ऑफ जीन्स, ठीक है, कि जो जिस लाइन पे जिस बेसिस पे जीन्स का डिवीजन हो रहा है, उसी लाइन पे उसी बेसिस पे क्रोमोसोम का भी डिवीजन हो रहा है, ठीक है। आगे देखो, आगे समझो, पूरी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। ओके, ये 4 क्रोमोसोम्स नजर आ रहा है यहाँ पे, यस मैम। ठीक है, ये 4 क्रोमोसोम नजर आ रहा है। नाउ दीज क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट एट द G2 स्टेज, ये G2 स्टेज में है, ठीक है। तो अगर G1 की बात करें तो G1 में ये क्रोमोसोम कैसे प्रेजेंट होगा, ये एक ऐसे प्रेजेंट होगा, ये ऐसे प्रेजेंट होगा, दिस इज योर रेड वन एंड दिस इज योर ग्रीन वन। तो अब देखो, G1 से G2 में क्रोमोसोम का डबलिंग नजर आ रहा है, यस मैम। G1 से G2 में क्रोमोसोम का डबलिंग नजर आ रहा है। अब G2 के बाद, जब अभी हम मियोसिस की बात कर रहे हैं, गैमीट फॉर्मेशन की, तो मियोसिस 2 फेजेस में होता है। अगर हम मियोसिस 1 के बारे में बात करें, एनाफेज 1 में क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा।
ब्रेकिंग होता है, ठीक है, इन क्रोमोसोम्स का ब्रेकिंग होता है। तो ये क्रोमोसोम जो है ये ब्रेक हो करके एक साइड चला जाएगा, जो ब्लू क्रोमोसोम है वो एक डॉटर सेल में आ जाएगा, जो रेड क्रोमोसोम है वो एक अलग डॉटर सेल का पार्ट होगा, और जो ग्रीन क्रोमोसोम है वो एक अलग डॉटर सेल का पार्ट होगा। बट मियोसिस 1 के बाद एग्जैक्टली साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो आई एम ड्रॉइंग इट लाइक दिस, ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चारों क्रोमोसोम साथ है। मियोसिस 1 में, एनाफेज 1 में ये चारों क्रोमोसोम्स जो है ये इंडिविजुअल बन जाते हैं, ठीक है। चारों क्रोमोसोम्स जो है वो अलग अलग हो जाएंगे, इनमें स्प्लिटिंग हो जा रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है? बताओ। हाँ मैम। तो ये क्रोमोसोम जो है, ये दोनों क्रोमोसोम जो है इसका टेंडेंसी होगा एक पोल में जाने का, और ये जो क्रोमोसोम है इसका टेंडेंसी होगा दूसरे पोल पे जाने का, ठीक है। ये है मियोसिस 1 का केस। मियोसिस 2 में जब एनाफेज 2 होता है, जब एनाफेज 2 होता है तो उस टाइम पे क्या होगा, ये क्रोमोसोम्स भी स्प्लिट करेंगे और ये सारे क्रोमोसोम स्प्लिट करेंगे। तो अब 4 डॉटर सेल्स जो बनते हैं वो 4 डॉटर सेल्स देखो कैसे होंगे, ठीक है। एक ब्लैक इधर गया, एक ब्लैक इसमें आया, यहाँ पे एक रेड है, यहाँ पे एक रेड है, यहाँ पे ब्लू है, एंड ग्रीन, ठीक है। ये देख रहे हो, ये इन दोनों का स्प्लिटिंग हुआ इनटू 2, इन दोनों का भी स्प्लिटिंग हुआ इनटू 2, तो टोटल 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म। ये बात दिख रहा है, ये समझ में आ रहा है ये चीज? यस मैम। सभी को आ रहा है समझ में? बाकी लोग बड़े अनरिस्पॉन्सिव है आज। यस हाँ मैम। तो समझ में आ गया। ओके, पेज नंबर 20 देखो, अपने बुक के पेज नंबर, इट शुडंट बी 20 है ना, 20 नहीं होगा, वेट अ सेकंड, पेज नंबर 81 देखना, पेज नंबर 81 देखना एनसीईआरटी का, उसके बॉटम वाले डायग्राम को देखना, जो सबसे नीचे डायग्राम बना है। दिख रहा है? यस मैम। कौन सा पेज मैम? पेज नंबर 81 के नीचे की तरफ जो डायग्राम बना है, ये डायग्राम 81। हाँ, इसी डायग्राम को बोर्ड पे डिपिक्ट किया है, ठीक है। 4 क्रोमोसोम्स है, मियोसिस 1 के टाइम पे एनाफेज 1 में 2 क्रोमोसोम एक तरफ जाते हैं, बाकी 2 क्रोमोसोम दूसरे डॉटर सेल के तरफ जाते हैं, पर अभी डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। मियोसिस 2 में क्या होगा, ये क्रोमोसोम्स जो है ये फर्दर ब्रेक कर जाएंगे, एंड एट द एंड ऑफ मियोसिस 2 we have 4 daughter cells। 4 daughter cells मतलब 4 gametes बोल लो, 4 gametes बनते हैं। तो यहाँ पे एनाफेज के एंड में 4 gametes का फॉर्मेशन हो रहा है। मैम एक सेकेंड, एनसीईआरटी में जो आप पेज बोली ना मैम, उसमें हाँ। थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे 2 जो क्रोमोसोम दिखाया हुआ है वो एक ही कलर से दिखाया हुआ है, तो क्या वो दोनों एक ही है? नहीं नहीं, वो दोनों अलग अलग क्रोमोसोम्स हैं, सेम कलर से छोटा दिखाया है, एक छोटा है और एक बड़ा है। हाँ, एक छोटा है एक बड़ा है, 4 क्रोमोसोम्स हैं, 4 क्रोमोसोम्स हैं, उन चारों क्रोमोसोम्स का स्प्लिटिंग है। कलर सेम है, दैट डजंट मीन कि सेम क्रोमोसोम्स है। यू कैन कॉल इट होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ऐसे बोल सकते हो कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन हुआ है, ठीक है। और दीक्षा ठीक चार है। सारे क्रोमोसोम्स का कलर तो सेम नहीं है,
एक येलो है, एक ऑरेंज है, एक रेड है, एक ग्रीन है। ओ रेड है, वो सॉरी मुझे ना ऑरेंज दिख रहा है। ओके 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 ठीक है, तो 4 अलग कलर्स हैं दीक्षा, ठीक है, सेम कलर्स नहीं है। ओके अब इन क्रोमोसोम्स पे जो भी जीन प्रेजेंट होंगे, जो भी जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, ओके, जो भी जीन यहाँ पर प्रेजेंट है, वो इस क्रोमोसोम के स्प्लिटिंग के बाद उस क्रोमोसोम के साथ चला जाएगा। जो भी जीन्स यहाँ पर प्रेजेंट है, क्रोमोसोम के सेपरेशन के बाद वो जीन्स उसी क्रोमोसोम के साथ चले जाएंगे, ठीक है। जो भी जीन्स यहाँ पर प्रेजेंट है, ब्लू वाले पे प्रेजेंट है, ब्लू वाले पे जहां कहीं भी प्रेजेंट है, तो वो ब्लू के साथ ही मूव करेंगे आफ्टर द स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम। तो सिर्फ क्रोमोसोम का स्प्लिटिंग नहीं हो रहा है, साथ के साथ जीन्स का भी स्प्लिटिंग हो रहा है। जो भी जीन्स प्रेजेंट है क्रोमोसोम पे, वो जीन्स भी क्रोमोसोम के साथ साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है। देख रहे हो इस चीज को? सो द जीन्स आर आल्सो मूविंग विद द क्रोमोसोम। ये वही बात हुई जो अभी बता रहे थे कि दिस इज अ क्रोमोसोम, दिस इज अ जीन हियर। तो इस क्रोमोसोम का जब स्प्लिटिंग होगा, इट विल फॉर्म 2 डॉटर सेल्स। एक ये डॉटर सेल बन रहा है, एक ये डॉटर सेल बन रहा है। तो ये क्रोमोसोम जिस भी डॉटर सेल में जाएगा, दिस क्रोमोसोम विल बी कैरिंग दिस जीन विद इट। ये वाला जो क्रोमोसोम है, सिस्टर क्रोमैटिड है, ये जिस भी डॉटर सेल में जाएगा, ये दिस विल बी हैविंग इट्स जीन्स अलोंग विद इट। So the chromosome movement is parallel to that of the gene movement. क्रोमोसोम का मूवमेंट जो हो रहा है वो जीन के मूवमेंट के साथ साथ हो रहा है, ठीक है। ये बात यहाँ पे देख लो, वही चीज की है। मैम एनाफेज 2 में क्या हुआ? एनाफेज 1 में ये 4 डॉटर सेल्स बने और एनाफेज 2 में क्या हुआ? एनाफेज 2 में क्या हुआ? एनाफेज 2 में ये जो क्रोमोसोम है, जो यहाँ पर सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है, ये क्रोमोसोम 2 इक्वल हाफ में टूट गया। तो एक डॉटर सेल के पास एक सिस्टर क्रोमैटिड गई, दूसरे डॉटर सेल के पास दूसरी सिस्टर क्रोमैटिड गई। ये रेड जो है, ये भी 2 हाफ में टूट गया। तो एक डॉटर सेल के पास एक सिस्टर क्रोमैटिड, दूसरे के पास दूसरी सिस्टर क्रोमैटिड। ब्लू के साथ भी वही हुआ है, ब्लू जो है वो बीच से ब्रेक किया है। बट सिंस ब्लैक और रेड जो है वो एक डॉटर सेल फॉर्म कर रहा है, तो ब्लू और ग्रीन जो है वो दूसरे डॉटर सेल में जा रहा है। तो ब्लू और ग्रीन का भी डिवीजन होगा, दे आर फॉर्मिंग 2 डिफरेंट डॉटर सेल्स। मैम ये समझ नहीं आ रहा, ब्लैक के साथ रेड कैसे आ गया इधर? कहाँ पर? यहाँ पे देखो ना, यहाँ नहीं पे तो पहला डॉटर सेल देखिए, पहला डॉटर सेल। पहला डॉटर सेल देख रहे हैं। हाँ अच्छा, पहला डॉटर सेल्स में ये दोनों स्प्लिट होके दोनों एक साथ आ जाएगा एक डॉटर सेल में। अच्छा, वेट अ सेकंड। एक डॉटर सेल को पिक कर रहे हैं, ठीक है। ये एक डॉटर सेल है दीक्षा, ठीक है, ये समझ में आ रहा है? हाँ मैम। अब इसमें स्प्लिटिंग होगा तो क्या बनेगा? इस एक डॉटर सेल में स्प्लिटिंग हुआ तो इससे 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 डॉटर सेल्स बने। इस ब्लैक क्रोमोसोम के स्प्लिटिंग होने से आधा पार्ट इधर आ जाएगा, आधा पार्ट इधर आ जाएगा। इस रेड क्रोमोसोम के स्प्लिटिंग होने से आधा पार्ट इधर आ जाएगा और आधा पार्ट इधर आ जाएगा। तो बन गया ना 2 डॉटर सेल्स। अच्छा मैम, मतलब समझ गई मैं कि दोनों क्रोमोसोम एक साथ एक डॉटर सेल में आएंगे ना, हाफ हाफ। नहीं समझ में आ रहा है क्या? बाकी लोग समझ में आ रहा है ये पार्ट? समझ गए मैम। यस मैम। हाँ मैम। ओके ओके ओके। अब देखो, हम रबिंग इट ऑफ। मैम थोड़ा सा रुकेंगे क्या प्लीज? हाँ ठीक है, कॉपी कर लो, करना है तो।
Okay, quick attendance. Diksha present. Okay. Neha. Shruti. Yes, ma'am. Shrishti. Yes, ma'am. Abhishek. Yes, ma'am. Pushkar. Yes, ma'am. Kaushik. Present, ma'am. Priyanka. Nagma. Present, ma'am. Roshni. Present, ma'am. Muskan. Present, ma'am. Ritu. Present, ma'am. Swati. Yes, Swati. Okay. Yamini. Yes, ma'am. Nisha. Present, ma'am. Shraddha. Vishal. Yes, ma'am. Okay. कोई न्यू स्टूडेंट जिसका नाम कॉल आउट नहीं हुआ? चलो इसको रब ऑफ करें फिर. Yes, ma'am. चलो. We look at the difference between chromosome and gene. अभी बताना कि कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है, कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है. क्रोमोसोम ऑलवेज occur in pair. Wrong. False. डिवीजन की बात नहीं कर रहे हैं. डिवीजन जब हो रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं. तब तो एलील्स भी सेपरेट हो जाता है. नॉर्मली ह्यूमन बॉडी में क्रोमोसोम पेयर्ड होता है या अनपेयर्ड होता है? मैम पेयर्ड होता है। मैम पेड़ होता है। Paired होता है। Paired. सेल डिवीजन की बात नहीं कर रहे हैं. नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में we have 23 pair of chromosomes, right? So the chromosomes are paired, always occur in pair. अगर जीन के बारे में बात करें तो जब तक डिवीजन नहीं हो रहा है, तब तक जीन्स जो है वो पेयर में होते हैं या डिवाइड हो गए होते हैं? मैम पेयर में पेड़ होते में। हैं. पेयर होते हैं हमेशा. ऑलवेज अकर इन पेयर. ठीक है. तो क्रोमोसोम भी हमेशा पेयर्ड होते हैं, जीन्स भी हमेशा पेयर्ड होते हैं. ठीक है. वी नो कि अलील्स के फॉर्म में जीन्स प्रेजेंट होते हैं, द कंट्रास्टिंग ट्रेट्स. तो अलील्स भी हमेशा पेयर्ड होते हैं, आई मीन जीन्स भी हमेशा पेयर्ड होते हैं और क्रोमोसोम्स भी हमेशा पेयर्ड होते हैं. ठीक है. अब सेकंड स्टेटमेंट इज segregate at the time of gamete formation such that only one of each pair is transmitted to a gamete. इस केस में देखो क्या, सॉरी, रॉन्ग. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. जीन्स जो है या क्रोमोसोम्स जो है ये हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं. ओके. दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर. दे ओनली सेग्रीगेट मतलब सेपरेट. कब सेपरेट होते हैं? सेग्रीगेट at the time of gamete formation. Segregate और separate at the time of gamete formation. जब gamete का formation हो रहा होता है तब
या फिर बोल सकते हो जब सेल डिवीजन हो रहा होता है तभी क्रोमोसोम्स जो है, सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो सेपरेट होते हैं, या फिर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो सेपरेट होते हैं। कब सेपरेट होते हैं? ओनली व्हेन द गैमीट्स आर टू बी फॉर्म। और दोनों डॉटर सेल्स में, दो डॉटर सेल्स है अगर, and if this is your chromosome, if this is your chromosome और दो डॉटर सेल्स बन रहे हैं तो हर डॉटर सेल में हाफ ऑफ द क्रोमोसोम आता है। ठीक है, हर डॉटर सेल में हाफ ऑफ द क्रोमोसोम आता है। समझ रहे हो इस बात को? ये एक क्रोमोसोम है which is always occurring in pair. Let me draw it this way. ऐसे ड्रॉ करते हैं, पेयर में प्रेजेंट है तो हर डॉटर सेल में हाफ द क्रोमोसोम विल बी कमिंग। ठीक है, हर डॉटर सेल में हाफ क्रोमोसोम आता है। ओके, अब यही बात होता है जीन्स के साथ कि जीन्स ऑलवेज अकर इन पेयर बट सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। जीन्स जो है वो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे सेग्रीगेट होता है। लेट्स से आई एम टेकिंग TTYY हियर, TTYY, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल Y स्मॉल y, ये हमेशा पेयर में प्रेजेंट होता है। पर ये कब सेपरेट होगा? जब हम बोलेंगे आपको कि चलो इसका गैमीट बनाओ, तो ये गैमीट बनाते टाइम ये डिवाइड हो जाएगा। इट विल फॉर्म अ कैपिटल T कैपिटल Y, कैपिटल T स्मॉल y, स्मॉल t कैपिटल Y एंड स्मॉल t स्मॉल y। ठीक है, तो जीन्स जो है वो भी पेयर में प्रेजेंट थे, जीन्स भी पेयर में प्रेजेंट थे, पर ये पेयर कब टूटता है? जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट फॉर क्रोमोसोम्स, दैट क्रोमोसोम्स ऑलवेज occur in pair and they segregate at the time of gamete formation and half of the chromosome is moving to each daughter cell। ये बात क्रोमोसोम के लिए भी फिट बैठता है, ये बात जीन्स के लिए भी फिट बैठता है। दैट जीन्स ऑलवेज occur in pair and they will segregate only during cell division and half of the gene will move to each daughter cell। तो जो बात यहाँ के लिए सही है वो बात यहाँ के लिए भी सही है। तो अभी तक तो पैरेलल बिहेवियर देखने को मिल रहा है या फिर सिमिलर बिहेवियर देखने को मिल रहा है ना? ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, मतलब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दोनों में हो रहा है। ठीक है, यहां पर भी होता है और यहां पर भी होता है। अब ये कैसे होता है वो समझो। थर्ड स्टेटमेंट के लिए रब करना होगा हमको, बताओ जब रब कर सकते हैं। कर सकते हो। कर सकते हैं ना? ठीक है, यस मैम, कर दीजिए। अच्छा, नहीं मैम, ओके, हाँ ठीक ठीक ठीक। मैम, ओके, डन। यस मैम। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट समझना है यहाँ पर। ठीक है, चलो नॉर्मल अगर इसका सेग्रीगेशन करते हैं
अगर इस पेयर का सेग्रीगेशन करते हैं तो सेग्रीगेशन के बाद हमारे पास गैमीट्स क्या बनेंगे? यहाँ पे 2 गैमीट्स बनेंगे सेग्रीगेशन के बाद। सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन, ठीक है? सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन। आई होप यू कैन सी द 4 कलर्स हियर, ब्लैक, ब्लू, रेड एंड ग्रीन, ठीक है? मैम तो 4 गैमेट्स बनेगा ना? क्या? 4 गैमेट्स बनेगा ना? नहीं, 2 गैमीट्स बना रहे हैं, ठीक है? 4 नहीं बना रहे हैं। 4 बन सकता है, 2 बना रहे हैं अभी फर्स्ट एनाफेज शो कर रहे हैं, एनाफेज 2 में 4 बनाएंगे, ठीक है? अभी 2 ही है, ओके? तो ये जो है यहाँ पे दिस ब्लैक कैन गो टू दिस बॉक्स, ठीक है? एंड दिस ब्लू कैन मूव टू दिस बॉक्स, ओके? अब ये ब्लैक जो है 2 पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, या फिर एक और पॉसिबिलिटी जो है उसको देखते हैं। दिस ब्लैक इज मूविंग हियर, दिस ब्लू इज मूविंग हियर, ठीक है? अभी तक बस ब्लैक और ब्लू को ड्रॉ किए हैं तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब क्या हो सकता है कि इस ब्लैक के साथ रेड भी जा सकता है और इस ब्लू के साथ ग्रीन भी जा सकता है, या फिर ब्लैक के साथ ग्रीन सेग्रीगेट कर सकता है और ब्लू के साथ रेड आ सकता है, ठीक है? दिस इज पॉसिबिलिटी नंबर 1। दिस इज पॉसिबिलिटी नंबर 2, ठीक है? ये ब्लैक क्रोमोसोम के साथ रेड क्रोमोसोम भी जा सकता है, ब्लैक क्रोमोसोम के साथ ग्रीन क्रोमोसोम भी जा सकता है। सिमिलरली ब्लू के साथ रेड भी कॉम्बिनेशन फॉर्म कर सकता है और ब्लू के साथ ग्रीन भी कॉम्बिनेशन फॉर्म कर सकता है, ठीक है? मतलब क्या है कि ब्लैक क्रोमोसोम और रेड क्रोमोसोम का जो सेपरेशन हो रहा है, या ब्लैक क्रोमोसोम और ब्लू क्रोमोसोम का जो सेपरेशन हो रहा है, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि रेड और ग्रीन का सेपरेशन हो रहा है, किस कैसे हो रहा है, ठीक है? मतलब these are independently segregating from each other. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो ये बोल रहे हैं कि ब्लैक और ब्लू का जो सेपरेशन है वो ग्रीन और रेड के सेपरेशन से इंडिपेंडेंट है। जब हम लोग गैमीट्स का भी फॉर्मेशन कर रहे थे यूजिंग द पुनेट स्क्वायर, जब गैमीट्स का फॉर्मेशन करते थे तो अगर ऐसा कोई पेरेंट है हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो इससे हम लोग 4 तरह के गैमीट्स फॉर्म कर रहे थे, ठीक है? कैपिटल टी के साथ स्मॉल वाई भी जा सकता है और कैपिटल टी के साथ कैपिटल वाई भी जा सकता है। मतलब टी जीन टी जो है, जीन ऑफ टॉलनेस जो है, वो जीन वाई के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है कि जीन वाई में कैसे सेपरेशन हो रहा है। सिमिलरली जीन वाई जो है वो जीन टी के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि जीन टी पे कैसे सेपरेशन हो रहा है। जीन टी का अपना अलग सेपरेशन होता है, जीन वाई का अपना अलग सेपरेशन होता है, ठीक है? तो यहाँ पर देखो कैपिटल टी कैपिटल वाई कैपिटल टी स्मॉल वाई बन रहा था, सिमिलरली स्मॉल टी कैपिटल वाई एंड स्मॉल टी स्मॉल वाई का फॉर्मेशन हो रहा था। सो द जीन वाई वाज इंडिपेंडेंट ऑफ द जीन टी। देख रहे हो इस बात को? जीन वाई जो है उसमें अलग सेपरेशन हो रहा है और जीन टी जो था उसमें अलग सेपरेशन हो रहा था, और इन 2 जीन्स के सेपरेशन के बाद 4 एलील्स बन रहे थे, और इन 4 एलील्स के कॉम्बिनेशन से हमारे पास 4 गैमीट्स आ रहे हैं। ये बात समझ में आ रहा है? हाँ मैम। पक्का? नहीं आ रहा है तो Yes, आई कैन ma'am. रिपीट इट। मैम रिपीट कर दीजिए ना एक बार। मैम समझ नहीं आया। नहीं समझ में आया? ओके चलो ठीक है, फिर से समझाते हैं। यहाँ पे 4 क्रोमोसोम नजर आ रहा है, ठीक है? यस मैम।
एक दूसरा डायग्राम बनाने दो। Just hold on a minute. ठीक है, दिख रहा है ये 4 कलर्स नजर आ रहे हैं? हाँ मैम। ओके, अब देखो क्या होता है, एनाफेज 1 हो रहा है। एनाफेज 1 हो रहा है। अब अगर हम लोग मेटाफेज की बात करें, मेटाफेज में जो 4 क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट पे आकर के अलाइन हो जाते हैं, मेटाफेजिक प्लेट पर आकर के अलाइन हो जाते हैं 4 क्रोमोसोम्स। ठीक है, मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, इक्वेटोरियल प्लेट पर आकर के 4 क्रोमोसोम्स जो है वो अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, 4 क्रोमोसोम्स जो है वो अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक मेटाफेजिक प्लेट पे 4 क्रोमोसोम्स अलाइन हो गए। हाँ मैम। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। अब स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, ये क्रोमोसोम्स जो है ये क्रोमोसोम्स सेपरेट होंगे। यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी अराइज होता है। ठीक है, अब इस बात का ध्यान रखना कि ये दोनों क्रोमोसोम्स जो है दे आर बिगर इन साइज। ओके, दीज 2 क्रोमोसोम्स आर बिगर इन साइज, दे आर सिमिलर क्रोमोसोम्स। रेड और ग्रीन जो है ये छोटे साइज के हैं। ठीक है, तो जो 2 बड़े क्रोमोसोम्स है उनका सेपरेशन जो है, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स का जो सेपरेशन है, ओके, तो एक क्रोमोसोम यहाँ पे अगर आया तो दूसरा क्रोमोसोम यहाँ पर आया, 2 बड़े क्रोमोसोम्स को सेपरेट किया। सिमिलरली एक क्रोमोसोम अगर यहाँ पर आया तो दूसरा क्रोमोसोम यहाँ पर आया। अभी तक कोई भी डिफरेंस नहीं है, अभी तक कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम है। ठीक है, अभी तक सेम है। अब डिफरेंस कहाँ पर अराइज होगा कि ये रेड जो है ये ब्लैक के पास भी जा सकता है और ये ग्रीन ब्लू के पास भी जा सकता है, रेड ब्लैक के पास भी जा सकता है और ये जो ग्रीन है ये ब्लू के पास भी जा सकता है। ठीक है, या फिर इस रेड की मर्जी कि ये बोले कि आई गो विथ ब्लू, तो ये रेड जो है ये ब्लू के पास चला जाए और ये जो ग्रीन है दिस कैन गो विथ द ब्लैक क्रोमोसोम। ठीक है, अब देखो, अब डिफरेंस नजर आ रहा है। अच्छा मैम, ये दोनों पॉसिबिलिटीज है ना? हाँ, ये दोनों पॉसिबिलिटीज है। हाँ, पॉसिबिलिटीज है, ऐसा हो सकता है वाली बात है। अच्छा, मुझे लगा 4 गैमेट्स फॉर्म हो रहे हैं। नहीं, अभी गैमीट्स फॉर्म नहीं हुआ है। मियोसिस में एक सेल से 4 डॉटर सेल फॉर्म होता है, अभी 2 ही डॉटर सेल बना है। ठीक है, हाँ, ये समझ गए। ये क्या है, दिस इज पॉसिबिलिटी 1, ये एक पॉसिबिलिटी है और ये क्या है, ये पॉसिबिलिटी 2 है, ये दूसरा पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी 1 से 4, अब पॉसिबिलिटी 1 को लो। ठीक है,
पॉसिबिलिटी 1 को पिक करो आप, और पॉसिबिलिटी 1 के हेल्प से 4 जर्म सेल्स का फॉर्मेशन करो। मैम आप बनाने के लिए बोल रहे हो? हाँ चलो हम भी बनाते हैं, चलो नहीं देखो। मैम हम बता सकते हैं, एक ब्लैक आएगा, एक रेड आएगा, और एक में ब्लू आएगा, एक में ग्रीन आएगा, फिर दूसरे में ब्लैक आएगा, रेड आएगा, और फिर उसके हाँ। दूसरे में ब्लू आएगा और ग्रीन आएगा। तो पॉसिबिलिटी 1 में हमारे पास 4 जर्म सेल्स बनेंगे, ठीक है। ये ब्लैक का सेपरेशन होगा, रेड का सेपरेशन होगा, तो एक ब्लैक, एक रेड, एक ब्लैक, एक रेड, ठीक है। यहां पर इसका सेपरेशन होगा तो एक ग्रीन और एक ब्लू, ठीक है। 4 गेमीट्स बना। अब जाकर के गेमीट्स बना है, 4 गेमीट्स बना है। और पॉसिबिलिटी 2 में जब डिवीजन होगा, जब इसमें डिवीजन होगा, तो यहाँ पे हमारे पास फिर से 4 गेमीट्स आएंगे। इसको इधर ड्रॉ कर रहे हैं, 1 2 3 and 4। पॉसिबिलिटी 2 से 4 गेमीट्स क्या बनेंगे? एक होगा ब्लैक एंड ग्रीन, दूसरा भी होगा ब्लैक एंड ग्रीन, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सेपरेशन हुआ है। और दूसरे डॉटर सेल से बनेगा ब्लू एंड रेड। समझ रहे हो इस बात को? यस मैम। हाँ मैम। बाकी लोग हाँ मैम समझ गया। यस मैम। पक्का ना? यस मैम। ओके, ड्रॉ करना है तो कर लो, पर अगर यस ड्रॉ मैम करना चाहेंगे। वैसे ये डायग्राम जो है ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। वैसे ये डायग्राम जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पेज नंबर 5.9, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पेज नंबर 5.9 के जस्ट नीचे में देखना, ये डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, ये बात आगे बढ़े? मैम एक बार बना लेते हैं ना प्लीज। ठीक ठीक, बना लो। मैम मैं रोजे में हूँ मैम, टाइम हो गया इफ्तार का। ओके, तो एक काम करो, आप एग्जिट कर लो और रिकॉर्डेड वीडियो जो होगा ना वो देख लेना, ठीक है? ओके मैम, ठीक है। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके ओके, रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना। दीक्षा जल्दी, बाकी भी जो ड्रॉ कर रहे हैं जल्दी करो थोड़ा। 5 मिनट्स मैम। 5 मिनट्स? ओके ओके, जल्दी कर लो। 5 मिनट। 2 मिनट। डन मैम। ओके, बड़ा जल्दी बीत गया आपका 5 मिनट। चलो, आई एम रबिंग इट ऑफ नाउ। ओके, अब ये जो कुछ भी कहा, दिस वाज टोल्ड बाय सटन एंड बोवेरी। ओके, उन्होंने माइक्रोस्कोप पे देखा एंड दे डिड नॉट एक्चुअली डू एनी एक्सपेरिमेंट ऑन एनी एनिमल और एनी ऑर्गेनिज्म। उन्होंने माइक्रोस्कोप पे सेल डिवीजन को स्टडी किया था, ठीक है। सटन एंड बोवेरी did some research on the microscope itself, did some study on the microscope पे उन्होंने पढ़ाई की and they came up with these conclusions.
नाउ देयर वाज अ साइंटिस्ट जिनको कि हर एक बात का प्रूफ निकालने में, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने में बहुत मजा आता था. He is also fondly known as the father of experimental genetics. क्या नाम है? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स. बताओ. इनिशियल क्लासेस में ही बताए थे, फर्स्ट क्लास में थॉमस हंट मॉर्गन. थॉमस हंट मॉर्गन. थॉमस हंट मॉर्गन, टीएच मॉर्गन. जो भी साइंटिस्ट कुछ काम करते थे उस चीज को प्रूव करने में एक्सपेरिमेंटली मॉर्गन को महारत हासिल थी. ओके, सो मॉर्गन वाज वेरी फेमस फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स. ही डिड हिज एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रूव देम राइट. नाउ जैसे मेंडल का एक फेवरेट ऑर्गेनिज्म था जिसके ऊपर वो सारा एक्सपेरिमेंट किए थे, मेंडल का फेवरेट एक्सपेरिमेंट का ऑर्गेनिज्म क्या था? मैम पी प्लांट मैम, पाइसन सैटिवम. पाइजन सैटिवम. वैसे टीएच हंट मॉर्गन का जो फेवरेट ऑर्गेनिज्म था जिसके ऊपर वो सारे एक्सपेरिमेंट करते थे, दैट वाज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर. ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर साइंटिफिक नेम है तो अंडरलाइन करना. ऑल्सो नोन एज योर फ्रूट फ्लाई. Drosophila melanogaster fruit fly. Okay, there was a reason why Mendel chose Pisum sativum as his experimental plant. बहुत सारे रीजंस थे जो हमने देखा है कि मेंडल ने क्यों Pisum sativum को ही चूज किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए. सिमिलरली यहाँ पर टीएच मॉर्गन ने भी कुछ ना कुछ ऐसे रीजंस थे जिसके वजह से सेलेक्ट किया ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को. सो द रीजंस फॉर सेलेक्टिंग ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर. ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में. तो द रीजंस फॉर सेलेक्टिंग ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर. सबसे पहला रीजन तो ये है कि they can grow on simple synthetic medium. मतलब इन लोगों को कुछ भी खाने के लिए दे दो, कुछ भी खाना दे दो, कैसा भी कल्चर बना दो. कल्चर क्या होता है? जिसपे ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं. So the culture is having the basic nutrients, food, इन सबका सप्लाई होता है कल्चर के अंदर जिन पर कि ये ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं. तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का कोई नखरा नहीं था कि इनको कुछ स्पेशल ही खाना है. चाहे जो दे दो, कोई भी सड़ा हुआ फल, कोई भी सड़ी हुई सब्जी, कुछ भी दे दो, they eat it up. ठीक है. So they can be grown on simple synthetic medium. First reason is they can be grown on simple synthetic medium in the lab. आराम से लैब में कहीं पे टेबल में कुछ सड़े हुए फल और सब्जी रख दो, वहां पर भी फ्रूट फ्लाई आ जाएगा. ठीक है. तो इनके साथ बहुत ज्यादा नाटक नहीं था कि ये यही खाएंगे या ऐसे लोकेशन पर ही खाएंगे. लैब में एक जगह पे कुछ सड़े हुए फल और सब्जी रख दो, कुछ भी रख दो, they will grow on it. ठीक है. So this was the first reason why Drosophila melanogaster was chosen. Second reason is their life cycle is very small. Life cycle बहुत छोटा होता है. Life cycle of 2 weeks. Life cycle of 2 weeks मतलब ये जन्म लेते हैं, they mature, reproductively mature होते हैं, they'll interbreed amongst each other, they'll produce progeny, they'll grow old and they'll die. ठीक है. पैदा होते हैं, they'll reproduce, they'll grow old and die. और ऐसा होने में ऐसा नहीं कि महीनों लगता है या साल लगता है. They can do all of it within the time span of 2 weeks. मतलब 2 वीक के अंदर आप एक ड्रोसोफिला को जन्म लेते भी देखोगे. You will see it reproducing, laying eggs, the babies coming out, the Drosophila growing old, and the Drosophila dying.
हमारी मैम तरह मतलब मैम मतलब ये कीड़ा है। हाँ ये कीड़ा है। हम फ्रूट समझ रहे थे। फ्रूट फ्लाई लिखा है दीक्षा। ओ मतलब ये फ्रूट के फ्रूट ऊपर खाता बैठने है। वाली मक्खी, ठीक है, फ्रूट फ्लाई है ये। ठीक है, तो इनको ज्यादा टाइम नहीं लगता, इनका लाइफ साइकिल जो है 2 वीक्स का ही होता है। 2 वीक के फ्रूट अंदर फ्लाई इनका क्यों पूरा बोल रहे हैं? क्या फ्रूट फ्लाई क्यों बोल रही हैं इसको? फ्रूट फ्लाई क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज दे आर मोस्टली फाउंड अराउंड फ्रूट्स, फ्रूट पे फीड करते हैं, इसलिए इनको फ्रूट फ्लाई बोला जाता है। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज सिंगल मेटिंग कैन प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ प्रोजेनी। सिंगल मेटिंग प्रोड्यूसेस लॉट्स ऑफ प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग लिख लो। मतलब एक मीटिंग से तुमको बहुत सारे प्रोजेनी मिलेंगे, तो अच्छी बात है। एक मीटिंग से अगर बहुत सारे प्रोजेनी मिल रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे रिजल्ट्स आएंगे। एक्सपेरिमेंट करने में, परसेंटेज फाइंड करने में ज्यादा आसानी होगा। अगर 100 फ्रूट फ्लाई एक मीटिंग से प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इट इज इजियर टू कैलकुलेट कि 60 ने ऐसा पर्टिकुलर बिहेवियर शो किया और 40 ने ऐसा बिहेवियर शो किया। जितने ज्यादा सैम्पलिंग साइज होंगे, ये हमने मेंडल के केस में भी देखा था कि जितना ज्यादा सैंपल प्रेजेंट होगा एक्सपेरिमेंट उतना इजी हो जाता है। तो जितने ज्यादा फ्रूट फ्लाइज प्रेजेंट होंगे, जितने ज्यादा प्रोजेनी प्रेजेंट होंगे, the work becomes easier, the experiment becomes easier here. ठीक है, so एक सिंगल मेटिंग से बहुत सारे फ्रूट फ्लाइज प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज विजिबल। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म विजिबल मतलब दोनों जो प्रोजेनी, दोनों मेल और फीमेल जो है, दे आर इजिली डिस्टिंग्विशेबल। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होने का मतलब कि द male and the female, they can be easily distinguished. So you can write here that the male and female can easily be differentiated or distinguished. ठीक है, जैसे नॉर्मल इंसेक्ट्स जो होते हैं, नॉर्मल इंसेक्ट्स या नॉर्मल एंट को देख लो, स्पाइडर को देख लो, तो ऐसे देख करके आप नहीं बता सकते हो वेदर इट इज अ मेल और अ फीमेल। तो आप जब उन पे एक्सपेरिमेंट करने जाओगे तो आप उन्हें देख करके नहीं बता सकते कि वेदर इट इज अ मेल और फीमेल। तो मेल में कितने % कैरेक्टर्स गए, फीमेल में कितने % कैरेक्टर्स गए। बट ड्रोसोफिला के केस में क्या होता है कि मेल और फीमेल को इजीली डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। ठीक है, लुक एट पेज नंबर 83, पेज नंबर 83, फिगर 5.10। फिगर 5.10, मेल ड्रोसोफिला जो है वो छोटा होता है साइज में, और फीमेल ड्रोसोफिला जो है वो बड़ी होती है साइज में, एंड इट्स लिम्स आर लॉन्गर। मेल ड्रोसोफिला छोटा होगा और उसके लिम्स छोटे छोटे होंगे, जबकि फीमेल ड्रोसोफिला विल बी ह्यूज, इट विल बी बिग, और उसके जो लिम्स होंगे वो भी बड़े होंगे। ठीक है, so these are the main 4 reasons why T.H. Morgan, Thomas Hunt Morgan chose Drosophila melanogaster for his experiments. मैम एक्सपेरिमेंट जो ये किए तो वो इस एक्सपेरिमेंट से क्या दिखाना चाह रहे थे? एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे हम लोग आगे, लिंकेज दिखाना चाह रहे थे ये, तो वो हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, ओके मैम। यहाँ तक लिखे यस मैम। सभी लोग? हाँ मैम। मैम इनका भी प्रोजेनी बिल्कुल पी प्लांट जैसा ही होता था क्या, मतलब जल्दी जल्दी ग्रो करने वाला? हाँ हाँ, जल्दी जल्दी। तुम सोचो ना कि एक लाइफ साइकिल जो है वो 2 वीक में खत्म हो गया। मतलब एक फ्रूट फ्लाई जो है वो पैदा हुआ, जुवेनाइल स्टेज में आया, रिप्रोडक्टिव स्टेज में आया, एग्स ले किया, एग्स का फर्टिलाइजेशन भी हो गया, बच्चे भी बड़े हो गए, बूढ़ा भी हो गया और डेथ भी हो गया। और ये पूरा कितने टाइम में हुआ? 2 वीक में हुआ। 2 वीक में। ठीक है, 2 वीक में हुआ।
और हम लोगों को साल लग जाता है, 70-80 साल हो जाता है हमें ये सारे प्रोसेस को कंप्लीट करते करते, बूढ़े होकर के सब कुछ फिनिश अप करते करते, सब कुछ समेटते हुए। पर इन्होंने 2 वीक में ही कर लिया। 2 वीक में हमारा एनसीईआरटी का रिवीजन पूरा नहीं हो पाता, ठीक है। तो सोचो 2 वीक कितना कम टाइम है। ओके, तो दिस इज टोटली डन इन 2 वीक्स। तो बहुत कम टाइम में प्रोजेनीज आर फॉर्म and lots of progenies are being formed. So that is one advantage. Okay. मैम ये कोई डिजीज भी कॉज करता है क्या, ये ड्रोसोफिला? Drosophila melanogaster. Drosophila. एज अ हाउस फ्लाई काम करता हो, डिजीज House कैरी fly करता हो? काम तो करता है, हाँ। इन्फेक्शंस तो फैला सकता है ना, क्योंकि ये तुम्हारे फूड पर आकर के बैठेगा। बट नॉट दैट आई रिमेम्बर ऑफ कोई डिजीज ऐसा पर्टिकुलर है नहीं जो हम लोग ड्रोसोफिला से देखते हैं कि ड्रोसोफिला से प्रोड्यूस हो रहा है। पर आई चेक अबाउट इट। बट हाँ, ऑब्वियसली मतलब बोला जाता है फल और सब्जी को धो करके खाओ, उसको कवर करके रखो, खुले में मत छोड़ो। तो फ्रूट फ्लाई से बचाने के लिए बोलते हैं। ये जल्दी रॉट कर सकते हैं, जैसे कोई फल जो है या कोई सब्जी जो है उसको बहुत जल्दी खराब करने की कैपेसिटी होती है इनके पास, ठीक है। बट नॉट एज सच एनी डिजीज, कोई पर्टिकुलर डिजीज नहीं है जो ड्रोसोफिला से कॉज हो रहा है, ठीक है। नॉर्मल इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, जैसे हाउस फ्लाई वगैरह कॉज करते हैं, वैसे नॉर्मल इन्फेक्शन कॉज कर सकता है ये, ठीक है। ओके, और अभी के टाइम में तो क्या क्या इन्फेक्शन कॉज कर दे, वी नेवर नो। So yes, it can cause normal infections, but not any disease that is मैम very न्यूरो डीजेनरेशन लिखा गया है, हम गूगल में भी चेक किए थे तो डिजीज लिखा न्यूरो डीजेनरेशन। okay. मे भी होता हो, चेक करना पड़ेगा हमको इसके बारे में, ड्रोसोफिला से कौन से डिजीज होते हैं, ठीक है। I'll check and let you know. एक बार बस याद दिला देना, ओके। चलो, लिंकेज। लिंकेज का डेफिनेशन, physical association of genes on a particular chromosome. Physical association of genes on a chromosome, ठीक है। Physical association of genes on a chromosome is known as linkage. Linkage was first discovered by which scientist? मैम ये टीएच मॉर्गन। Discovered by Morgan on या फिर using Drosophila melanogaster. Drosophila melanogaster. ठीक है। हेलो मैम। हाँ। मैम ये ब्लाइंडनेस जो है वो क्या कोई जेनेटिकल डिजीज है? कौन सा ब्लाइंडनेस? अगर आप कलर ब्लाइंडनेस की बात कर रहे हो तो कलर ब्लाइंडनेस जेनेटिक डिजीज होता है। अंधा होना। हाँ, अंधा होना। ओके। नॉर्मल ब्लाइंडनेस जो है वो बहुत बार फैमिली में रन करता है, वो बहुत ब्लाइंडनेस अलग अलग तरह का हो सकता है। इट कैन बी जेनेटिक, बट यूजुअली ब्लाइंडनेस जेनेटिक नहीं होता है। कलर ब्लाइंडनेस जो है वो जेनेटिक होता है। बहुत सारे आई डिजीजेस जेनेटिक होते हैं, जैसे देयर इज अ डिजीज कॉल्ड ग्लाउकोमा इज अ जेनेटिक डिजीज। और ब्लाइंडनेस भी जेनेटिक होता है, बट इट इज नॉट रियली नेसेसरी कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आए। ऐसा हो सकता है कि किसी बच्चे में ब्लाइंडनेस प्रेजेंट है तो उसके पेरेंट्स बिल्कुल नॉर्मल थे, उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी बिल्कुल नॉर्मल थे,
हो सकता है कि उसके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स में ब्लाइंडनेस प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि ब्लाइंडनेस जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन हो, वो पिछले कई जनरेशन से छुपा हुआ रह सकता है और एक किसी जनरेशन में डोमिनेंसी शो कर सकता है। सिमिलर ग्लाउकोमा का भी केस होता है। ग्लाउकोमा जो होता है उसमें क्या होता है कि हमारे आई में फ्लूइड होता है, तो द फ्लूइड गेट्स फ्लूइड का एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है, ठीक है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है, आई में फ्लूइड जो है वो बढ़ता जाता है। तो आई के पास इधर में कॉर्नर्स में ग्लैंड्स होते हैं, ट्यूब्स होते हैं जो कि आई में जो फ्लूइड होता है उसको कंटिन्यूअसली रिमूव करते रहते हैं। तो जब आई में फ्लूइड रिमूव नहीं हो पाता है तो आई का प्रेशर बढ़ जाता है। ये जो ट्यूब्स जो है जो आई के फ्लूइड को निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनमें ब्लॉकेज हो जाता है। तो ब्लॉकेज के वजह से जो वहां के टिश्यूज और नर्व्स होंगे उनमें डेथ हो जाता है, उनका डेथ हो जाता है, एंड ड्यू टू दैट ब्लाइंडनेस कैन बी कॉज्ड। ओके, तो आई का प्रेशर बढ़ जाता है उस केस में, उस वजह से ब्लाइंडनेस होता है। एंड ग्लाउकोमा इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर एज वेल, बट ग्लाउकोमा भी जरूरी नहीं कि किसी बच्चे में हो तो उसके पेरेंट्स में होगा ही। इट कैन बी, इट इज पॉसिबल कि एक बच्चे में हो तो उसके पेरेंट्स में ना हो, उसके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स में हो, परदादी में हो, ठीक है, दादा दादी में ना हो, मम्मी पापा में ना हो, बट परदादा परदादी में हो, ठीक है। तो ऐसे भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि 2 जनरेशन तक छुपे हुए रहे और नेक्स्ट जनरेशन में उभर कर आए। तो ब्लाइंडनेस, हाँ मैम, किसी के हेयर्स से हम लोग पहचान सकते हैं क्या कि ये इंसान किसी का बच्चा, मतलब इसका बच्चा है या नहीं? ऑब्वियसली हेयर में डीएनए प्रेजेंट होता है ना, तो क्राइम सीन से हेयर हेयर कलेक्ट, में डीएनए कैसे प्रेजेंट होता है? हेयर में तो न्यूक्लियस नहीं होता है। हेयर में सेल्स होता है, सेल्स में डीएनए प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हेयर तो डीएनए डेड सेल है ना, हेयर सॉरी, तो डेड सेल है, हेयर बट तो मैम डेड हेयर से सेल है ना। डीएनए का एक्सट्रैक्शन होता है, हेयर से डीएनए का एक्सट्रैक्शन होता है, नेल से डीएनए का एक्सट्रैक्शन होता है, मैम ब्लड कैसे सेल होता से है? भी वो तो डेड सेल है ना, डेड सेल से कैसे अंदर रह सकता है न्यूक्लियस? हेयर के फॉलिकल्स डेड नहीं होते हैं। इनफैक्ट हमारे ब्लड में भी तो न्यूक्लियस नहीं होता ना, आरबीसी में तो न्यूक्लियस नहीं होता है, पर ब्लड सेल की हेल्प से तो हम लोग डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, हाँ मैम। है ना, ठीक है। चलो अभी लिंकेज पर आ जाओ, ठीक है, अभी लिंकेज पर आओ। ओके, अब देखो, लिंकेज वाज डिस्कवर्ड बाय मॉर्गन यूजिंग ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। इसके नोट्स बना लेना क्योंकि लिंकेज के बारे में बहुत डिटेल में एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, मतलब बहुत नोट्स के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, खुद से ही नोट्स बनाना पड़ेगा। Let's say these are 2 chromosomes here. यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स है, ठीक है। अब इस क्रोमोसोम पे जीन ए प्रेजेंट है, यहाँ पे जीन बी प्रेजेंट है। इस क्रोमोसोम पे इस जीन का अलील प्रेजेंट है, दैट इज अलील ए एंड अलील बी, ठीक है। अभी क्या होता है कि अब तक हम लोग देख रहे थे कि अलील्स जो है उनमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है, ठीक है। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि देयर आर 4 अलील्स हियर, देयर आर 4 अलील्स। एक अलील है कैपिटल ए, दूसरा अलील है स्मॉल ए, एक अलील है कैपिटल बी और एक और अलील है स्मॉल बी। तो इनमें जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो ये कैपिटल ए जो है ये कैपिटल बी के साथ कंबाइन कर सकता है, ये कैपिटल ए जो है ये स्मॉल बी के साथ कंबाइन कर सकता है, स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ कंबाइन कर सकता है और स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ कंबाइन कर सकता है। अभी तक हम लोग ये देख रहे थे, ठीक है। This was law of independent assortment. Law of independent assortment में क्या हो रहा था, चारों अलील्स जो थे वो किसी के साथ भी आपस में कंबाइन कर सकते हैं। कैपिटल ए कैन कंबाइन विद कैपिटल बी, इट कैन कंबाइन विद स्मॉल बी, स्मॉल ए कैन कंबाइन विद कैपिटल बी और स्मॉल बी,
ठीक है, ये केस था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। ऐसा हो रहा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। ठीक है ना, इस बात में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। नो मैम। अब लिंकेज में क्या होता है, लिंकेज में जो क्रोमोसोम पे दो जीन्स प्रेजेंट होते हैं, इनके बीच में फिजिकल एसोसिएशन होता है। फिजिकल एसोसिएशन अगर ऐसे समझे तो ये जो जीन्स है, लेट्स से आई हैव अ जीन हियर एंड आई हैव अनदर जीन हियर, इन दोनों जीन्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते। ये एक जीन है और ये एक जीन है, इन दोनों जीन्स को हम किसी भी केस में सेपरेट नहीं कर सकते, दे विल ऑलवेज बी टुगेदर। ठीक है, तो जब गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, जब सेपरेशन होगा इन क्रोमोसोम्स का, तब क्या होगा, लेट्स से यहाँ पे इस क्रोमोसोम पे कैपिटल ए कैपिटल बी है, यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी है। तो यहाँ पे जब गैमीट फॉर्मेशन होगा, तो अभी तक हम क्या देख रहे थे कि क्रॉसिंग ओवर हो रहा था, है ना। ये कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी भी जा सकता था और कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी भी जा सकता था। अभी तक हम देख रहे थे कि क्रॉसिंग ओवर होने से 4 गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। पर इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है कि यहाँ पर क्रोमोसोम पे जो जीन्स एसोसिएटेड है, जो जीन्स प्रेजेंट है, दे आर चेन्ड विथ ईच अदर। लिटरली चेन्ड नहीं होते, ऐसे नहीं कि सच में बांध रखा है, बट दे आर सो क्लोजली अटैच्ड विथ ईच अदर कि इनको अलग नहीं किया जा सकता है। तो जब भी कैपिटल ए कहीं जाएगा, कैपिटल बी साथ में जाएगा, कैपिटल बी इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। जब भी स्मॉल ए कहीं जाएगा, स्मॉल बी साथ में जाएगा, स्मॉल बी छोड़ेगा नहीं उसको। ठीक है, तो whenever capital A will go, capital B will follow, और कैपिटल स्मॉल ए जहां कहीं भी जाएगा, स्मॉल बी साथ में रहेगा। ऐसा नहीं कि कैपिटल ए और स्मॉल बी का क्रॉसिंग ओवर हुआ तो कैपिटल ए स्मॉल बी बन गया, या फिर स्मॉल बी का कैपिटल ए के साथ या स्मॉल ए का कैपिटल बी के साथ क्रॉस हो गया। लिंकेज के केस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर इज मिसिंग इन केस ऑफ लिंकेज। लिंकेज समझ रहे हो? यस मैम। तो लिंकेज के केस में बताओ कितने तरह के गैमीट्स बनेंगे? मैम तो चार हाँ? गैमेट, 4 लिंकेज के केस में कितने गैमीट्स बनेंगे? 4 मैम। 4 कैसे बन रहा है? मैम 2 हेटेरोजाइगस है ना मैम। लिंकेज के केस में बाकी लोग क्या कर रहे हैं? मैम 2 कितने गैमीट्स बन रहे हैं यहाँ पे? 2 दो। गैमेट्स बन रहे हैं। ओके, 2 कैसे बन रहे हैं? आई टोल्ड यू कि ये जो 2 जीन्स प्रेजेंट है, लिंकेज के केस में आप जीन्स को अलग नहीं कर सकते हो। लिंकेज के केस में आप जीन्स को अलग नहीं कर सकते हो। एक क्रोमोसोम पे अगर 2 जीन्स बैठे हैं तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये एक ही साथ मूव करेंगे। इनको अगर किसी दूसरे जनरेशन में जाना है तो ये एक ही साथ जाएंगे। तो यहाँ पे कौन से 2 गैमीट्स बन रहे हैं? एक गैमीट बनेगा कैपिटल ए कैपिटल बी और दूसरा गैमीट बनेगा स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक है, समझ रहे हो? यस मैम। यस मैम। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कौन कौन से गैमीट्स बन रहे हैं? मैम 4 गैमेट्स बन रहा है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल 4 ए गैमीट्स स्मॉल बन रहा है, राइट। यहाँ पे देखो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में देखो, एक क्रोमोसोम पे एक ही जीन है। ये जीन जो है किसी के साथ भी अटैच नहीं है, किसी के साथ भी फिजिकली अटैच नहीं है। ठीक है, तो ये जो है ये किसी के साथ भी जा सकता है, ये भी किसी के साथ भी जा सकता है। वेट अ सेकेंड, ए और ए को नहीं कंबाइन करते हैं। ए जो है वो कैपिटल बी के साथ भी पेयर कर सकता है, स्मॉल बी के साथ भी। स्मॉल ए जो है वो कैपिटल बी के साथ भी पेयर कर सकता है, स्मॉल बी के साथ भी। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के केस में 4 गैमीट्स बनेंगे। These are the 4 gametes.
ठीक है, समझ रहे हो इस बात को? यस मैम। पक्का? हाँ मैम। यस मैम। यस ओके मैम। ओके ओके। ठीक है, ओके। हो गया लिखना? यस मैम। एक और कंसेप्ट है जो कि यहीं पर समझ के क्लियर करो, दैट इज रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज में रिकॉम्बिनेशन का काम आता है, इसलिए यहीं पे समझो। लेट्स से आई एम ड्रॉइंग अ क्रोमोसोम हियर, ठीक है, एक क्रोमोसोम ड्रॉ किए और यहां पर एक दूसरा क्रोमोसोम ड्रॉ किया, ठीक है। अब हमें शो करना है रिकॉम्बिनेशन। यू कैन सी द ब्लैक एंड रेड कलर। यस मैम। ओके, अब देखो यहां पर एक जीन प्रेजेंट है और इसमें यहां पर एक जीन प्रेजेंट है। रिकॉम्बिनेशन में क्या होगा? जीन्स का इंटरमिक्सिंग होगा, जीन्स का अदला बदली होगा। मियोसिस जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मियोसिस 1 में हमने देखा था लेप्टोटीन था, जाइगोटीन था, पेकाइटीन था, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। कौन से स्टेज में रिकॉम्बिनेशन हो रहा था? साइनाप्सिस बना। हाँ, ये पैकेटिन में मैम। पेकाइटीन में रिकॉम्बिनेशन हो रहा था। बाकी डिप्लोटिन ना मैम? डिप्लोटीन में नहीं हो रहा, मैम पैकाइटिन में। पेकाइटीन में हो रहा था ना, ठीक है। अब रिकॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा? देखो रिकॉम्बिनेशन में क्या होगा? ये दोनों क्रोमोसोम्स के बीच में जीन का अदला बदली होगा, ठीक है। सो आई एम ड्रॉइंग these two chromosomes again रिकॉम्बिनेशन के बाद। रिकॉम्बिनेशन हो गया है, जीन्स का अदला बदली हो गया है, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, इसका जो ये जीन है, रेड वाले का जो जीन है, ये जीन चला जाएगा इधर। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, जीन्स का अदला बदली हो रहा है, ठीक है। और ये जो जीन है ब्लैक वाले का, ये जीन चला जाएगा इधर। तो ये अगर लेट्स से पेरेंट है, ये है पेरेंट ए और ये है पेरेंट बी, और पेरेंट ए और पेरेंट बी में क्रॉस हुआ, तो जो दो चिल्ड्रन प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो दो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो ऑफस्प्रिंग क्या पेरेंट के सिमिलर है, सेम है या फिर डिफरेंट है? मैम सेम है मैम, लेकिन बस जीन बदल गया है। तो डिफरेंट तो हुआ ना? ओ हाँ, सॉरी डिफरेंट हो गया। हाँ, जीन सेम है या फिर डिफरेंस देखने को मिल रहा है प्रोजेनी में? मैम मिल रहा है डिफरेंस देखने को। डिफरेंस देखने को मिल रहा है कुछ ना कुछ? सारे Yes, लोग बताओ। हाँ मैम मिल रहा। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोजेनी बने, दो प्रोजेनी जो बने, these are not same as that of the parent. ये पेरेंट से डिफरेंट है। सिमिलरली हम जो हैं, हम पूरी तरह से अपने पेरेंट्स के सेम के जैसे नहीं दिखते, कुछ हद तक अपने पेरेंट्स के जैसे नजर आएंगे हम, पर कोई ना कोई ऐसा जीन, आई जस्ट गेव द एग्जांपल ऑफ वन जीन, हम बस एक जीन का रिकॉम्बिनेशन दिखाए हैं, यहाँ पे बहुत सारे जीन्स होंगे जिनका रिकॉम्बिनेशन हो रहा होगा। तो हम लोग क्या होते हैं? हम अपने पेरेंट्स के जीन के रिकॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है, अपने पेरेंट्स के जीन्स के हम रिकॉम्बिनेशन होते हैं। सो वी आर नेवर टोटली सिमिलर टू आवर पेरेंट्स। हम लोग कभी अपने पेरेंट्स के हमशक्ल नहीं होते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं रिकॉम्बिनेशन हुआ है हमारे अंदर,
ठीक है, हमारे अंदर रिकॉम्बिनेशन हुआ है किसके जीन्स का, तो पेरेंट्स के जीन का रिकॉम्बिनेशन हुआ है। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। और यहाँ पर हम बस एक जीन का रिकॉम्बिनेशन दिखाए हैं, तुम यहाँ पर और बहुत सारे जीन्स का रिकॉम्बिनेशन देख सकते हो। लेट्स से दिस इज ग्रीन हियर एंड दिस इज ब्लू हियर, तो हो सकता है इसके बीच में भी रिकॉम्बिनेशन ब्लू इधर आ जाए और ग्रीन इधर चला जाए, क्योंकि जब क्रॉसिंग ओवर होता है, जब साइनेप्सिस का फॉर्मेशन होता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है, उस समय जीन्स का अदला बदली होता है। सो इफ दिस इज योर पेरेंट, सो द प्रोजेनी फॉर्म्ड इज नॉट सेम एज दैट ऑफ योर पेरेंट, एज दैट ऑफ द पेरेंट। ये नजर आ रहा है ये बात? यस मैम। हाँ मैम। तो रिकॉम्बिनेशन समझ रहे हो ना, रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? ड्रॉ दिस इफ यू वांट टू, रिकॉम्बिनेशन ड्रॉ करो। हो गया। हो गया? हो सभी गया। का हो गया? यस मैम। अभी देखो यहाँ पर हम बीच में सेंट्रोमियर नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, तो प्लीज इसके लिए मेरे ऊपर केस मत करना, तुम लोग खुद से ड्रॉ कर लेना सेंट्रोमियर, ठीक है? चलो सो आई एम रबिंग इट ऑफ। यस मैम। अब ये हुआ रिकॉम्बिनेशन में। अब लिंकेज में क्या होता है देखो, लिंकेज में ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है। यहां पर एक जीन प्रेजेंट है, यहां पर एक जीन प्रेजेंट है। जीन कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, हम बस एक अपने चॉइस का कोई पोजीशन चूज कर लिए हैं। लेट्स से इधर कहीं और बना देते हैं, यहां पर एक जीन प्रेजेंट है और यहां पर एक जीन प्रेजेंट, ठीक है? अब लिंकेज के केस में क्या होगा? लिंकेज के केस में रिकॉम्बिनेशन होगा क्या? हाँ मैम होगा। देखो ऐसा है लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन। लेट्स से ये दोनों फ्रेंड्स हैं, ठीक है, ये दोनों भी फ्रेंड्स हैं, ओके? अब इनके बीच की दोस्ती अच्छी नहीं है, इनके बीच में दोस्ती अच्छी नहीं है, तो क्या होगा? एक दिन इन दोनों का लड़ाई हुआ, ठीक है? तो इन दोनों के ग्रुप में स्प्लिटिंग हो गया, ये दोनों आपस में लड़ लिए। अब ये ब्लैक वाला जो है ये जा करके ग्रीन के साथ नया दोस्ती बना लेगा, ठीक है? नाउ दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। और ये जो रेड है इसको, इसके दिमाग में आएगा कि चलो मुझे बदला लेना है, तो ये जाके ब्लू के साथ पेयर अप हो जाएगा, ठीक है? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनके बीच में दोस्ती अच्छी नहीं थी, इनके बीच में जुड़ाव अच्छा नहीं था, इनके बीच में लिंकेज अच्छा नहीं था, तो ये आपस में रिकम्बाइन कर गए, अपने आपस की दोस्ती तोड़ करके न्यू फ्रेंडशिप फॉर्म कर लिया, ठीक है? न्यू फ्रेंडशिप फॉर्म कर लिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनके पास लिंकेज कम था, इनमें जुड़ाव कम था, इनमें प्यार कम था, ठीक है? इनके पास लिंकेज कम था। अब लेट्स से ये दोनों फ्रेंड्स बने, ये दो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, ठीक है? ये दोनों बिल्कुल सच्चे पक्के वाले दोस्त हैं, मतलब कुछ भी कर लो इन दोनों को अलग नहीं कर सकते, बिल्कुल सच्चे पक्के वाले दोस्त हैं, ठीक है? तो कितना भी कोशिश कर लो, कितनी भी लड़ाई कराने की कोशिश करो, इन दोनों के बीच में स्प्लिटिंग अप नहीं होगा। कितनी भी लड़ाई करने की कोशिश करो, इन दोनों के बीच में स्प्लिटिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, ठीक है? दे आर वेरी इमोशनली अटैच्ड टू ईच अदर। यहाँ पे इमोशनली अटैच्ड है, यहाँ पे फिजिकली बॉन्डिंग है, ठीक है? तो दे आर वेरी इमोशनली अटैच्ड टू ईच अदर। कुछ भी कर लो इनको तोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं तोड़ सकते? क्योंकि लिंकेज अच्छा है। लिंकेज अच्छा है तो रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। लिंकेज अगर अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, तो ये आपस में रिकम्बाइन नहीं करेंगे, ग्रुप चेंज नहीं करेंगे। समझ में आ रही है बात? हाँ मैम। अभी Yes, बताओ ma'am. बाकी लोग समझ में आ रहे हैं? यस मैम। यस मैम। ऊटपटांग एग्जाम्पल दे दो, तुरंत समझ जाते हो तुम लोग, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे लिंकेज स्ट्रॉन्ग है। ये रेड जो है ये ग्रीन के साथ
स्ट्रॉन्गली लिंक्ड है, ये दोनों लिंक्ड है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच लिंकेज है तो ये रिकंबाइन नहीं करेंगे। सिमिलरली ये दोनों जो है ये भी लिंक्ड है, तो लिंक्ड जीन्स के बीच में रिकॉम्बिनेशन घट जाता है। ऐसा नहीं बोल रहे कि रिकॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं होगा, अगर बहुत ज्यादा कोशिश करोगे बॉन्ड ब्रेक करने का तो रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, बट रिकॉम्बिनेशन होने का कैपेसिटी बहुत कम होता है, ठीक है। तो लिंक जब भी जीन्स होंगे, जब भी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा आपस में, तब उस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो जब भी लिंकेज अच्छा है तो रिकॉम्बिनेशन का कैपेसिटी घट जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर हुआ? मैम हाँ। मैम नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स में लिंकेज तो कमजोर होता है। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, सॉरी, यस मैम, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में लिंकेज तो मतलब वीक होगा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में लिंकेज वीक होगा। तो वहां तो रिकॉम्बिनेशन हो सकता है। हाँ, वहां पे रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, बट अभी हम जा रहे हैं उस बात पर, थोड़ा सा वेट करो, सब्र करो, वहां पे जाएंगे। देखो और हम ऐसा इन कभी दोनों नहीं में बोले नहीं कि होगा। लिंक जीन में रिकॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। लिंक जीन में रिकॉम्बिनेशन घटता जाता है, जैसे जैसे लिंकेज बढ़ता जाता है वैसे वैसे रिकॉम्बिनेशन घटता जाता है। लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। अब एक और बात सुनो, यहाँ पे सुन लो पहले, उसके बाद फिर पूछना। यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है दोनों जीन के बीच में, यहाँ पे दोनों जीन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है? मैम फर्स्ट मैम फर्स्ट वन। पहले वाले में जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है यस ना? मैम, यस मैम। यस मैम, ठीक है। तो जब डिस्टेंस ज्यादा होता है, अगर दो फ्रेंड्स के बीच में बहुत डिस्टेंस है, तो इन दोनों के बीच में लड़ाई करवाना ज्यादा आसान है, बिकॉज कम्युनिकेशन गैप है, ठीक है। अगर दो फ्रेंड्स के बीच में डिस्टेंस कम है तो लड़ाई करवाना ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज दे सॉर्ट आउट देयर डिफरेंसेस वेरी सून, ठीक है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है लिंकेज घटता है, ठीक है। जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा लिंकेज घटेगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस का कंपैरिजन करते हैं, किसमें डिस्टेंस ज्यादा है? फर्स्ट वाले में ज्यादा है डिस्टेंस, यस मैम। ठीक है। तो लिंकेज कहाँ पे ज्यादा होगा? मैम सेकंड वाले में मैम लिंकेज, सेकंड वाला। सेकेंड वाले में लिंकेज ज्यादा होगा। व्हाई? बिकॉज लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, जितना कम डिस्टेंस उतना ज्यादा लिंकेज, ठीक है। तो यहाँ पे लिंकेज ज्यादा होगा, तो रिकॉम्बिनेशन कहाँ पे ज्यादा होगा? मैम सेकंड वाले नहीं मैम जिसमें मैम डिस्टेंस फर्स्ट ज्यादा वाला है। जिसमें डिस्टेंस ज्यादा रहेगा। जिसमें डिस्टेंस ज्यादा रहेगा उसमें रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा, ठीक है। तो लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, बट लिंकेज इज wait recombination is directly or inversely proportional to distance? मैम इनवर्स। इनवर्सली। recombination नो नो, is inversely डिस्टेंस के साथ नहीं नहीं नहीं, डिस्टेंस के साथ तो डायरेक्ट होगा, लिंकेज के साथ इनवर्स। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है रिकॉम्बिनेशन भी तो बढ़ता है ना, तो Yes, डायरेक्टली ma'am. होगा या इनवर्सली होगा? ऑफ कोर्स डायरेक्टली। डायरेक्टली। डायरेक्टली होगा, ओके। तो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के बीच में क्या रिलेशन होगा? मैम इनवर्स। इनवर्सली। ठीक है, ये लिखो, कॉपी करो इसको।
ये कॉपी करो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। Linkage is inversely proportional to distance. Recombination is directly proportional to distance. Linkage is inversely proportional to recombination. और इसको ड्रॉ करो, इस डायग्राम को ड्रॉ करो। तो अब देखो दीक्षा, तुम्हारा क्वेश्चन था कि अगर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स पे प्रेजेंट होगा तब क्या होगा। अगर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स पे प्रेजेंट होगा तो डिस्टेंस बहुत इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो रिकॉम्बिनेशन का कैपेसिटी बढ़ जाएगा। तो लिंक्ड जीन्स में भी रिकॉम्बिनेशन होता है, पर रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज जो है वो वेरी करता है, चेंज होता है। ओके मैम। क्लास ओवर हो गया क्या मैम? कॉपी कर लो पहले, हो मैम, गया उसके मैम। बाद ओवर हो मैम गया। क्वेश्चंस, अच्छा क्वेश्चंस है क्या? नहीं मतलब आप क्वेश्चंस नहीं करवाएंगे मैम इस टॉपिक से रिलेटेड? कल की क्लास में करा लेंगे, ये टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है, बहुत बच रहा है इसमें अभी। ओह ठीक है मैम। ठीक है, ये ऑलमोस्ट अभी पूरा ही बच रहा है, तो ये टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। ओके तो मैम। दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू लिंकेज, ठीक है, थोड़ा बहुत बस आइडिया लग गया तुम लोगों को। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग, कल है ना आपका क्लास? हाँ मैम। चलो तो कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। प्लस आप लोगों के पास एक डीपीपी कल जो मिला है, कल जो ग्रुप पे डीपीपी भेजा गया है, उस डीपीपी में देखना लिंकेज का भी क्वेश्चन होगा, ठीक है। उसमें सारे टॉपिक्स का क्वेश्चन है कंबाइंड। तो मैम, अभी फिलहाल मेरा सजेशन है कि लिंकेज के क्वेश्चंस मत ट्राई करो, पर जो बेसिक क्वेश्चंस है वो सब ट्राई कर सकते हो, पर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस अभी मत सॉल्व करना, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस पूरा टॉपिक हो जाने दो, क्रॉसिंग ओवर वगैरह सब कंप्लीट हो जाने दो, फिर करना। मैम उसमें 7 नंबर क्वेश्चन का ना ऑप्शन, मतलब दोनों ऑप्शन सही हो रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन का दोनों ऑप्शन सही है, हम चेक कर लें एक बार। यस हाँ मैम, मैम। ग्रुप में भेजे हैं 2 क्वेश्चन, दोनों का शायद दोनों। ओके चलो ठीक है, हम ग्रुप पे ही फिर रिस्पॉन्ड कर लेंगे। हम एक्चुअली देखे नहीं है सारा मैसेजेस। तुम लोग कोई डाउट भेजते हो ना, उसके बाद तुम लोग उसके बाद इतना सारा मैसेजेस आ जाता है कि फिर हम मैसेज पढ़ते पढ़ते डाउट देखना भूल जाता है, मतलब फिर उस मैसेज के डिस्कशन बॉटम में चलता से रहता है। हमको डाउट निकालना पड़ता है। मैम सब कोई सॉल्व करने की कोशिश करता है ना मैम, वैसे इट्स गुड, इट्स वेरी गुड कि तुम लोग सब अटेम्प्ट करते हो, सब डिस्कशन करते हो। डिस्कशन इज अ वेरी गुड थिंग, तो इसीलिए बहुत बार तुम लोग आपस में ही सॉल्व भी कर लेते हो, तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। आपस में सीखना बहुत अच्छी चीज होती है, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं, कोई कंप्लेन नहीं है ये, यू शुड डू दैट, इट्स अ गुड हैबिट। पर मतलब मेरा फॉल्ट है ये कि हम बहुत ज्यादा मैसेजेस नहीं पढ़ पाते, तो समटाइम्स आई स्किप इट, सॉरी, बट आई विल रीड इट, ओके। हम देख लेंगे और फिर रिस्पॉन्ड कर देंगे, देख लेते हैं, आज ही कर देंगे, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। चलो थैंक यू, बाय बाय, कल मिलते हैं। मैम हाँ बोलो। मैम जिस सेल से हम लोग का हेयर बना होता है, हाँ, उसी सेल से तो नेल्स भी बना होगा। केराटिन ही होता है दोनों में। हाँ, जिस सेल से, देखो इनिशियली तो बॉडी एक सिंगल सेल ही होता है ना, जाइगोट होता है, उस जाइगोट से डिवीजन हुआ उस जाइगोट से पूरा बॉडी बना, तो उसी एक जाइगोट से हमारा हेयर भी बना है, आई का भी सेल बना है, नेल्स का भी सेल बना है, सब कुछ एक सेल से ही बना है। एक सेल में डिवीजन हुआ, उसी सेल से पूरा बॉडी बनता है। तो मैम जैसे हेयर में डीएनए प्रेजेंट होता है, तो वैसे नेल्स में भी होता होगा ना? नेल्स में भी होता है, हाँ, नेल्स में भी डीएनए होता है। ओके मैम। ठीक है, नेल्स में भी, हर सेल में, बॉडी के हर सेल में डीएनए होता है। ओके मैम। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू।